हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 के लिए जो कलर का एग्जाम डेट आ चुका है, 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। और आपसे जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि धरती माता की पूजा करनी चाहिए, पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो धरती का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? यहां पर जो रेखांकित शब्द देख रहे हैं धरती, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसुधा। ध्यान रखिएगा आप सभी, वसुधा जो है फ्रेंड ये धरती का पर्यायवाची है, याद रखेंगे आप सभी। अगर हमसे बात करें कि पृथ्वी का पर्यायवाची यानी कि धरती का पर्यायवाची क्या होता है, तो अंचला होता है, अवनी होता है, छति होता है, धरती होता है, भूमि होता है, मही होता है, मैदनी होता है, वसुधा होता है और वसुंधरा होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यायवाची से, याद कर लीजिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कमल का पर्यायवाची, तो कमल का अरविंद होता है, उत्पल होता है, नलिन होता है, पुष्कर होता है, राजीव होता है, सरोज होता है, जलज होता है, पंकज होता है और नीरज होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये कमल का पर्यायवाची है। साथ साथ में आपसे बोलते चलिएगा तो प्रश्न आपको याद होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी को हम बार बार कहते हैं कि प्रश्न को याद कीजिए आप सभी, क्योंकि जब तक प्रश्न को याद नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए पेपर में बना नहीं पाइएगा, कन्फ्यूजन आपको कर देगा। तो प्रश्न आपकी जुबान पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर प्रश्न याद करने का क्षमता आ गया है तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही है। फिर आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, आसमान होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से पूछा जा सकता है उसी को मेंशन किया गया है। पानी का क्या होता है? जलज होता है, नीरज होता है, वारी होता है और सलील होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। वहीं पर धरती का बताएं पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा। उसके बाद वायु का क्या होता है? पवन होता है, अनिल होता है, सिमर होता है और हवा होता है। जंगल का क्या होता है? तो विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है, आर्नय होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। इतना सा पर्यायवाची जरूर याद कर लीजिएगा जहां से प्रश्न बन सकता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? यानी कि मछली का पर्यायवाची का प्रयोग जो है किसमें किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो मछली को हम सभी मत्स्य भी कहते हैं, तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, मत्स्य जल में रहती है, ये बिल्कुल सही है मछली का पर्यायवाची के तौर पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मछली का पर्यायवाची होता क्या क्या है, तो मीन होता है, मत्स्य होता है, झक होता है, झस होता है, जल जीवन होता है, सफरी होता है और मकर भी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिएगा, पक्षी का क्या होता है? तो खग होता है, चिड़िया होता है, गगनचर होता है, पखेरु होता है, नभचर होता है। उसके बाद अगला नोट कीजिएगा, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून होता है। वहीं पर भौरा का पर्यायवाची की बात किया जाए तो भ्रमण हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, सारंग हो जाएगा और मधुप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय का पर्यायवाची होता है हिमाचल होता है, गिरिराज होता है और पर्वतराज होता है। कमल का बताएं कि पंकज, नीरज, सरोज, जलज भी होता है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत होता है, गिरी होता है, अंचल होता है, नग होता है और भूधर होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला नोट कीजिएगा, नदी का पर्यायवाची सरिता, तटीना, सरी और सारंग होता है। वहीं पर तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर होता है, जलाशय होता है, सर होता है, पुष्कर होता है और पोखर होता है। मेरे साथ में आपसे रिपीट करते चलिएगा, तालाब का क्या बताएं? सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर और पोखर होता है। दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है और परिमाण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा, दिवस, दिवा, वार और परिमाण होता है। इतना आप सभी 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा तो चीजें आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है हिंदी में लिंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद होते हैं हिंदी में? आप सबको पता होगा कि हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में आपका 2 ही लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर संस्कृत की बात किया जाए तो इसमें 3 लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग, एक आपका पुल्लिंग होता है और एक उभयलिंग होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है
कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? क्या लगता है? उच्चारण करके देखिए। हाथ क्या है? बहुत लंबी है? नहीं, हाथ बहुत लंबा है या हाथ बहुत बड़ा है, पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी होती है? नहीं, दही खट्टा होता है। दही हमेशा पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नदी बह रही है, ध्यान रखिएगा, नदी बह रहा है नहीं, नदी बह रही है, तो ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। तो नदी क्या हो जाएगा? उच्चारण करके देखिएगा, नदी बह रही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाकी बात ये सभी आपका पुल्लिंग शब्द है। उच्चारण कीजिएगा तो आंसर आपको निश्चित मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? ज्यादातर बच्चे जो है कि यहां पर गलती करता है, पूरा प्रश्न को नहीं पढ़ता है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और डायरेक्ट आधा पढ़ के आंसर दे देता है और क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो पूरा प्रश्न पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास में आपको क्या बताएं? जहां पर विरोध हो या अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि छल कपट, ये आपका द्वंद्व समास है। सुख दुख द्वंद्व समास है। नाक कान द्वंद्व समास है, अन्यथा योजक चिन्ह आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी विपार्थक शब्द देखते हैं, विलोम शब्द, वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। भात दाल हो गया, लोटा डोरी हो गया, माता पिता हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। जबकि आपका उपकल जो है, ये आपका क्या है? अव्ययी भव समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है उपकल जी? अव्ययी भव समास है। अव्ययी भव समास में क्या होता है? प्रथम पद इसका प्रधान होता है, जबकि द्वितीय पद क्या होता है? गौण हो जाता है, यानी कि उसको कम महत्व दिया जाता है। अन्यथा इसमें अव्यय शब्द या उपसर्ग शब्द लगा रहता है आगे में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो उप आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक उपसर्ग शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भव समास हो जाएगा। बाकी बात जो है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कहा गया था कि इनमें से कौन सा जो है कि द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प होगा। इनमें से द्विगु समास के विग्रह की बात किया गया है। सप्त तंत्र में जो है ये द्विगु समास है, पर इसका समास विग्रह क्या होगा? द्विगु समास में क्या होता है? जितने भी संख्या वाला चीज है, जैसे कि दशानंद हो गया, पंचमुखी हो गया, तिराहा हो गया, जितने भी गिनती करने के लिए मिल जाए, वहां पर द्विगु समास होता है। क्या कह सकते हैं आप सभी? सब तंत्र का अगर विग्रह किया जाए, समास विग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 तंत्रों का समाहार को हम सभी क्या कहते हैं? सब तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बस इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं। बस आपको क्या करना है? क्लास को लाइक करके शेयर करना है आप सभी को। बस इतना सा काम कर लिया कीजिए। अपने दोस्तों में जो भी ग्रुप में आप तैयारी करते हैं, वहाँ कम से कम 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। बस इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। जितना हो सकता है, जितना हम सफल सकता है हमसे, आपको बेहतर से बेहतर देने का कोशिश करते हैं। अपना 100% आपको देते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। संधि विच्छेद से क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि प्लस अपि, यानी कि यदि धन अपि से क्या होता है? यदापि बनता है। इसमें किस स्वर संधि का उदाहरण है? यानी कि ये कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, बताना है ये आपको। तो इसमें यन स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अभी आपको एक संधि का क्लास देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि संधि कैसे पहचानिएगा आप सभी, और कौन सा संधि है, किसमें स्वर संधि लगा हुआ है, किसमें गुण संधि है, किसमें यन संधि है, ये सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। एक लेक्चर आएगा, पूरा डिटेल में आपको कवर करवा दिया जाएगा, वो टॉपिक वाइज में, क्योंकि वो बताने में फिर समय ज़्यादा लगेगा आपको। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इनमें से स्वर संधि को पहचानना है कि किसमें स्वर संधि है। तो जिसमें आपको आल लगा देखने के लिए मिल जाए, तो सबसे पहले प्राथमिकता वहीं देना है, उसी में स्वर संधि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पुस्तकालय में जो है कि स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। और स्वर संधि में भी ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया और कारक के आधार पर उत्तर दीजिए। आज धन डैश कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर जो आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है कि आज
के युग में धन के बिना कोई नहीं पूछता। ध्यान रखिएगा, धन है आपके पास तो सब चीज है आपके पास, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, आसान था। अगला है उपयुक्त मध्यम पुरुष से वाक्य पूर्ण कीजिए, डैश वह कार्य ना करे। मध्य पुरुष की बात यहां पर किया गया है, जैसे कि हम हो गए, जैसे हम हो गया, मैं हो गया, ये सभी क्या है, ये उत्तम पुरुष है। जैसे कि आप हो गए, आप हो गए, उसके बाद जो है कि तुम हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी मध्य पुरुष का उदाहरण है। तो आप वह कार्य ना करे, ये बिल्कुल सही उचित शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। तुम वह कार्य ना करे ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप वह कार्य ना करे बिल्कुल उचित शब्द होगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। इनमें पुस्तक से विशेषण बनाना है, तो इसका ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का अगर विशेषण बनाना है तो ये पुस्तकीय हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि पुस्तकीय क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगला है डैश या कपड़ा है, रिक्त स्थान के लिए उचित निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। यहां पर परिणामवाचक विशेषण की बात किया गया है। देखिए लाल, ये क्या है, उसकी गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, तो ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। जबकि सुंदर, ये भी आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 5 मीटर कपड़ा, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखिएगा कि 5 मीटर कपड़ा हो गया या 10 मीटर रस्सी हो गया, ये सभी परिणाम या परिमाण को बताता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और परिमाणवाचक में भी दो होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित होता है। निश्चित में जैसे कि 5 मीटर कपड़ा हो गया, 10 मीटर रस्सी हो गया, तो ये निश्चित बात किया जाता है। और अनिश्चित में क्या होता है, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर रस्सी, तो ये अनिश्चित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो उसे हम सभी क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम सभी क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को, एक साकर्मक क्रिया, एक आकर्मक क्रिया को याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा साकर्मक है और कौन सा आकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इनमें से विशेषण से संबंधित कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बताइएगा आप सभी, ऑप्शन को पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी गाड़ी ऐसी नहीं जैसी आपकी कार है, ये विशेषण से संबंधित क्या है, अशुद्धि है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि अशुद्ध वाक्य हैं। जो आप सभी ऐसी और जैसी जो देख रहे हैं, ये सर्वनामिक विशेषण के प्रकार की तरह यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। जबकि मुझे वैसा आदमी मत समझो, ये आपका सर्वनामिक विशेषण के तौर पर आपका जो कि प्रयोग हुआ है। मैं ऐसे वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करता, इसमें भी जो कि सर्वनामिक विशेषण है। वह आदमी मेरे घर आया है, इसमें भी सर्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ये सभी तो विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, यही अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, तो क्रिया की विशेषता जो बतलाते हैं उसी को हम सभी क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया है। अभी बताए थे कि साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि श्याम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा। तो सिंपल से है, आपको बताया है कि इसमें क्या और कहाँ आपको यूज करना है। क्या और कहां आपको उच्चारण करना है। तो क्या बोले, श्याम सोता है, क्या सोता है, श्याम सोता है, क्या सोता है, पता है नहीं जवाब मिला। अगर जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए साकर्मक क्रिया होगा, अगर जवाब नहीं मिले तो समझ लीजिए आकर्मक क्रिया है। जैसे उच्चारण कीजिए, श्याम सोता है, क्या सोता है पता नहीं है, या कह सकते कि श्याम खेलता है, क्या खेलता है, श्याम खेलता है, क्या खेलता है, तो ये आकर्मक क्रिया होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। या श्याम हंसता है, क्या हंसता है पता है नहीं, दांत हंसता है, नहीं हंसता है, तो क्या कह सकते हैं, आकर्मक क्रिया है। अगर यही कहते हैं कि श्याम बेड पर सोता है, तो कहाँ सोता है, बेड पर सोता है, ये साकर्मक क्रिया होगा। श्याम फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, श्याम फुटबॉल खेलता है, यहां पर जवाब आपको मिल रहा है, यहां पर साकर्मक क्रिया होगा। ध्यान रखिएगा, समझ में आए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहां पर
कहाँ और क्या का उच्चारण करते हैं और सवाल का जवाब मिल जाता है, समझ लीजिए वहाँ साकर्मक क्रिया होगा। अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए आकर्मक क्रिया हो जाएगा। वो दोनों को पकड़ के रखिएगा, वहाँ से आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं कि संज्ञा का 5 भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक बताएं, जिसमें कि पूरा समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिसे नापा तौला जा सके, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया। जातिवाचक में क्या होता है, जो पूरी जाति को बताता हो। भाववाचक में किसी की भाव को दर्शाता हो या गुण को दर्शाता हो। और व्यक्तिवाचक में जैसे किसी नाम की बात किया, जैसे राम हो गया, या किसी देश का नाम हो गया जैसे भारत हो गया या इंग्लैंड हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जहां किसी एक व्यक्ति का बोध हो। तो ये कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा जो है सत्य है। ध्यान रखिएगा, क्या लगता है सत्य को आप प्लेट में परोस दीजिएगा, परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते हैं, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो जिसे आप सभी कहीं रख नहीं सकते हैं या कहीं आप सभी कह सकते हैं कि जो अदृश्य है वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कह सकते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा तो जातिवाचक है, पर अगर वही कहे बुढ़ाड़ी कहें तो उसकी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि उसके गुण को बता रहे हैं कि वो बुढ़ाड़ी है। ध्यान रखिएगा, बुढ़ाड़ी आ चुका है तो वो भाववाचक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी। पुस्तक क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, पुस्तक की अगर बात किया जाए तो पुस्तक तो बहुत सारा पुस्तक होता है, एक पुस्तक है नहीं। अगर वही किसी पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि ये रामायण की पुस्तक है तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। ध्यान रखेंगे आप सभी। वाराणसी, वाराणसी तो एक नाम आ रहा है, एक ही चीज का बोध हो रहा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। शेर क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक होगा। अगर शेर की बात किया जाए तो शेर एक ही नहीं होता है, शेर में पूरा फैमिली जितना है, यानी कि उस कह सकते हैं कि जाति का जितना भी शेर है वो शेर के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। अगर वही शेर का नाम रख दिया जाए तो वहां पर फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का उदाहरण है। एक होता है सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। जैसे अगर मिश्र वाक्य की बात किया जाए, कौन व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है, तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा लंबा वाक्य देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपका मिश्र वाक्य होगा। ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है पता है आप सभी को, जैसे कह सकते हैं कि राम और मोहन सोएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। राम और मोहन पढ़ेगा, संयुक्त वाक्य है। अगर यही कहते कि राम पढ़ेगा, ये सरल वाक्य होगा। राम पढ़ेगा सरल वाक्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ये आपका सरल वाक्य है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, सरल वाक्य है। अगर यही कहते उसके आने का समय निश्चित है और जाने का भी समय निश्चित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, डैश वाक्य है इसमें। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, इसमें मिश्र वाक्य लगा हुआ है। आपको क्या बताएं कि जहां पर बहुत ज्यादा लंबा लेंथ देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपको टिक कर देना है मिश्र वाक्य में। ध्यान रखिएगा आप सभी, अटपटा शब्द इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय हैं। हम छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रत्यय क्या बताएं आपको, ये किसी भी शब्द के पीछे में लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे में लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में लगता है। उच्चारण करके देखिए, औपचारिक, इक लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप सभी कह सकते हैं ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो उपसर्ग की बात क्या है, तो आपको बताएं कि शब्द के आगे में उपसर्ग शब्द लगता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रति उपसर्ग से नहीं बना है, तो प्रतिवादी तो बना हुआ है, यहीं पर दिख रहा है। प्रत्येक, ये भी आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। प्रत्येक, ये भी आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। प्रकाश जो है ये इसमें प्रति नहीं लगा हुआ है, सिर्फ परा लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरा एवं लोकोक्ति का सही विकल्प छांटिए। आंख उठाकर ना देखना, इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे में या लोकोक्ति में। आंख उठाकर ना देखना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान ना देना या तिरस्कार करना, ध्यान रखिएगा, दोनों हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही
विकल्प छांटिए। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? नया 9 दिन का होता है और पुराना 100 दिन का होता है, इसका सही अर्थ क्या है? तो कह सकते हैं ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा, पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती है, इसीलिए कहा जाता है कि नया 9 दिन के लिए और पुराना 100 दिन के लिए होता है, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत लंबे समय तक चलती हैं। अगला है, दिए गए वाक्यांशों में से सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करें। यानी कि मुहावरा दिया हुआ है दूध का दूध, मुहावरा दिया हुआ है दूध का दूध डैश है, तो कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, तो बोलते रहते हैं हम सभी आम भाषा में, आम चाल भाषा में कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो मित्र का पत्र आएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय व्यक्तियों में से किसी युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, युवा तुर्क जो कहा जाता है चंद्रशेखर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, चंद्रशेखर को हम सभी युवा तुर्क कहते हैं। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? देखिए, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की जो घोषणा करता है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी को बताया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व में जितना भी चीज है वो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार आपको स्वतः प्राप्त होता है। अगला है, किस फाइलम के सदस्य स्पंज के रूप में जाना जाता है? पोरीफेरा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पंज के रूप में। अगला है, डैश एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल है, यानी कि थोड़े समय के लिए बात किया जाए तो ये आपका कौन करता है? याद रखेंगे, आवेग थोड़े समय के लिए काम करता है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? इनमें से एक उपधातु कौन सी नहीं है? देखिए, एक धातु एक उपधातु होता है, तो टीन क्या है? ये एक धातु है, ध्यान रखिएगा, जबकि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, ये सभी क्या है? तो याद रखिएगा उपधातु है, जबकि टीन हो गया ये धातु है। लोहा क्या है? धातु है। अगला है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की बात किया गया है, तो ये जो एक साथ होता है उसे हम सभी रेडॉक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित नोटों में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा मुद्रित होता है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा मुद्रित जो होता है वो 1 रुपया का नोट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते हैं कि 1 रुपया पर जो हस्ताक्षर होता है वो भारत सरकार का होता है, जबकि इतना ये सभी जो है आपका 2000 का नोट को बंद कर दिया गया है। 100 हो गया, 500 हो गया, जितने भी कागज वाला नोट देखते हैं आप सभी, 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 200 हो गया, ये सभी पर जो हस्ताक्षर होता है वो आरबीआई के गवर्नर, कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बख्तियार खिलजी ने इसी विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? धर्मपाल ने। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? देखिए, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को, ध्यान रखिएगा आप सभी। पृथ्वी को हम सभी नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, बुध को हम सभी का क्या कहते हैं? तो सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कहते हैं। अगला है, डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू जो फैलता है ये विषाणु के कारण फैलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, या कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर आपको विषाणु ही देखने के लिए मिलता है। अगला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा था? इसे फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसे प्रतिष्ठापित है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रतिष्ठापित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया जाए, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद कह सकते हैं कि 35 से लेके ये 51 तक आता है। याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं, अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। जैसे कि मौलिक अधिकार जो था ये संविधान का भाग कितने में था, भाग 3 में मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक का ध्यान रखिएगा, ये आपका 36 से होगा, 36 से लेके 51 तक का नीति निर्देशक तत्व। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है ये आपका स्वतः प्राप्त होता है, जो कि 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद F और अनुच्छेद आपका 31 जो है ये दोनों को हटाकर कहाँ रखा गया है, 300A में रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। 6 मौलिक अधिकार हैं और आपको जो नीति निर्देशक तत्व जो दिया जाता है ये सरकार की द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। जबकि मौलिक अधिकार जो होता है ये आपको खुद ही मिल जाता है। एक धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो कि राज्यपाल के बारे में सही नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी। वह मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा आप सभी। मृत्यु दंड माफ करने का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास जो है कि मृत्यु दंड माफ करने का जो है कि अधिकार होता है। बाकी बात छोटा मोटा जो अपराध होता है उसको माफ कर सकता है राज्यपाल। वह राज्य विधायिका का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल करता है। याद रखिएगा आप सभी। उनके पास आपातकालीन शक्ति नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपातकालीन शक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। एक राजकीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा। बताए थे आप सभी को अनुच्छेद आपका जो है कि 352, अनुच्छेद 356 हो गया और अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है तीनों आपातकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। देखिए फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा जो था वो लुईस 16वां था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन था जी, लुईस 16वां। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आपसे बताइएगा कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी, क्योंकि इससे पहले आप सभी को ये टॉपिक कंप्लीट करवाया गया था फ्रांस वाला। तो एक बार बताइएगा आप सभी। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए सन्यासी का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, गृहस्थ। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो देखिए अगर चंद्रमा की बात किया जाए तो शशि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जो आपको हिंदी का सेट दिया गया था उसमें आपको पर्यायवाची कवर करवाया गया था, जिसमें कि आपको डिटेल से सारा चीज बताया गया था आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। तो देखिए पूस की रात की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, प्रेमचंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। प्रेमचंद्र जो है कि फ्रेंड पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। अभी आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर पूछे थे, अब आपको बताने कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी, यानी कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उसका मृत्यु हो गया था पद पे रहते हुए ही। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो एम फातिमा बीबी बनी थी, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसको कर लीजिएगा कि किस राज्य की प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए यूपी का, याद रखिएगा यूपी राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री जो है कि सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति ही करता है। अगला है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि फ्रेंड परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो चलिए आज कितना